हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ क्लास 11th हिस्ट्री और हमारा चैप्टर 9 चल रहा है द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। और यहाँ पर हम देखने वाले हैं हु वर द इन्वेंटर्स। इन्वेंटर्स थे कौन जी? अब देखिए, इन्वेंटर्स जो थे हमको सुनते ही लगेगा भाई साहब बहुत ही पढ़े लिखे लोग होंगे, एकदम साइंटिस्ट टाइप के लोग होंगे। बट ऐसा कुछ भी नहीं था। मतलब बहुत कम थे उनमें से जो कोई ट्रेंड साइंटिस्ट थे। एजुकेशन जो बेसिक साइंस की थी ना, फिजिक्स केमिस्ट्री की, वो एक्सट्रीमली लिमिटेड थी 19th सेंचुरी तक। पर जो टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस थे वो फिर भी हो रहे थे। कौन लोग कर रहे थे? वो लोग जो एक्सट्रीमली ब्रिलियंट थे, थिंकर्स थे। और उन्होंने लगातार एक्सपेरिमेंट्स किए और अंत में जाके उनके एक्सपेरिमेंट सफल भी हुए। जो भी एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, डजन्स ऑफ एक्सपेरिमेंट जो सक्सेसफुल भी हुए हैं 1760 से 1800 के बीच में। तो जो लोग थे ना, उनके बीच में बहुत ज़्यादा एक तरीके से थर्स्ट ऑफ नॉलेज थी कि उनको बहुत ज्ञान चाहिए था। स्मॉलर जो टाउन्स थे वहाँ पर भी जो सोसाइटी ऑफ आर्ट्स थी, जो 1754 में फाउंड हुई थी, उसके अंदर बहुत सारे लेक्चरर्स आते थे। जो कॉफ़ी हाउसेस होता था वहाँ पे भी सारी चीज़ें क्या थी, बहुत ही बेटर तरीके से वर्क कर रही थी, ताकि जो आपका वर्क है वो इजीली कंटिन्यू हो सके। अब जो मोस्ट ऑफ द इन्वेंशंस हैं वो क्या थे, वो लोगों के डिटर्मिनिज्म, इंटरेस्ट, क्यूरियोसिटी और कई बार लक से भी उन्होंने चीज़ें बनाई थी। जैसे कुछ इन्वेंटर्स हैं, जॉन के हैं, जेम्स हरग्रीव्स हैं। उनको वीविंग कारपेंट्री आती थी, इससे उन्होंने फिर जो डेवलपमेंट्स किए थे। रिचार्ड आर्कराइट थे, ये एक बार्बर थे, विग मेकर थे। सैमुअल क्रॉम्पटन थे, वो टेक्निकली स्किल्ड नहीं थे। एडमंड कार्टराइट, उन्होंने लिटरेचर स्टडी किया था, मेडिसिन और एग्रीकल्चर स्टडी किया था। इनिशियली वो एक क्लर्जी मैन बनना चाहते थे, पर बाद में अपने मैकेनिक्स के लिए जाने जाते थे। अब जो एरिया ऑफ स्टीम इंजन था, थॉमस सेवरी एक आर्मी ऑफिसर, थॉमस न्यू कॉमन एक ब्लैक स्मिथ, लॉक स्मिथ, और जेम्स वॉट जो स्ट्रॉन्ग मैकेनिकल बैंड था उसका, उन्होंने अपनी सारी नॉलेज जो थी इन्वेंशंस में लगा दी। जो रोड बिल्डर है जॉन मेटकाल्फ, जो जिन्होंने पर्सनली सर्वे किया था रोड्स की सरफेस को और प्लान किया था, वो ब्लाइंड था। यस, जॉन मेटकाल्फ वॉज ब्लाइंड। अब जो कैनाल के बिल्डर थे जेम्स ब्रिंडली, वो ऑलमोस्ट इलिटरेट थे। मतलब उनको नेविगेशन का स्पेलिंग भी नहीं आता था, फिर भी उन्होंने इतने बेहतरीन तरीके से वर्क किया। अब इन सब रिवॉल्यूशंस के बाद ऑब्वियस सी बात है, लाइफ कैसी होगी लोगों की, चेंज्ड तरीके से सामने आएगी। एक चेंज्ड लाइफ हो जाएगी लोगों की। तो इन सालों में, इन ईयर्स में, इट वॉज पॉसिबल फॉर इंडिविजुअल विद टैलेंट टू ब्रिंग अबाउट रिवॉल्यूशनरी चेंजेस। अगर कोई भी इंडिविजुअल थोड़ा भी टैलेंटेड होता था, उसको ज्ञान होता था, तो वो चेंजेस ला सकता था। और सिमिलैरिटी ये सेम रिच इंडिविजुअल्स के साथ भी था, जिन्होंने रिस्क लिया, मनी इन्वेस्ट करी, और उनको पूरा होप था कि उनका मनी मल्टीप्लाई हो जाएगा। बहुत सारे केसेस में मनी जो था मल्टीप्लाई हुआ भी। अब जो वेल्थ था किसी भी फॉर्म में था, गुड्स था, इनकम, सर्विसेज, नॉलेज, बहुत सारी फॉर्म्स में था। इन द सेम टाइम जो इसका असर पड़ा था ना ह्यूमन पे, वो बहुत निगेटिव पड़ा था। अगर आप कुछ एक एरिया हटा दो तो ह्यूमंस पे बहुत गंदा असर पड़ा था। फैमिलीज टूट रही थी, लोगों के नए एड्रेसेस हो रहे थे, सिटीज डिग्रेड हो रही थी, वर्किंग कंडीशन बहुत ही बेकार थी फैक्ट्रीज की। अब नंबर ऑफ सिटीज़ जो इंग्लैंड में थी, जिसकी पॉपुलेशन 50,000 थी, वो 1750 में लग ओनली 2 थी। और 1850 में 50,000 से ज़्यादा पॉपुलेशन वाली सिटीज़ 29 हो चुकी थी। अब ये जो ग्रोथ था ये मैच नहीं हो पा रहा था एडिक्वेट हाउसिंग से। यानी कि उन पे रहने को सही घर नहीं थे, प्रॉपर सैनिटेशन नहीं था, क्लीन वाटर नहीं था, जिसकी वजह से उनको गंदगी में रहना पड़ता था, स्लम्स में रहना पड़ता था। न्यू कमर्स को फोर्स किया जाता था कि वो ओवर क्राउडेड स्लम्स में रहें, कंजेस्टेड एरियाज में रहें जो फैक्ट्रीज के आसपास हैं, और जहाँ पे एयर जो थी बिल्कुल क्लीन नहीं थी। रिच लोग थे वो तो स्केप हो जाते थे, बट पुअर लोग नहीं हो पाते थे। ये देखिए, ये क्या है, ये कोल ब्रुक डेबल। ये एक तरीके से कॉटेज है जो कंपनी ने वर्कर्स के लिए बिल्ड कराया था, ये वाला। इट इज़ अ कॉटेज दैट वाज बिल्ट फॉर वर्कर्स। और ये क्या है, ये है हाउस ऑफ दरबीज, दरबीज का हाउस है। ये पेंटिंग बनाई है विलियम वेस्टवुड ने।
अब एडवर्ड कारपेंटर जो हैं वो क्या डिस्क्राइब करते हैं 1881 की सिटी लाइफ को अपनी पोयम मैन्युफैक्चरिंग टाउन में, कि जब मैं जाता हूँ ना एक ग्लूमी सिटी, एक दुखी सिटी में, मैं क्या देखता हूँ कि ऐसा लगता है कि यहाँ पे बहुत सारे घोस्ट हैं जो एक तरीके से सल्फरस हेड्स में घुस रहे हैं। हेड्स क्या होते हैं? जो नर्क के दरवाजे होते हैं, उन्होंने उसको नर्क बताया है उस एरिया को। कह रहे क्राउड्स हैं यहाँ, बड़ी बड़ी चिमनीज हैं, बहुत ज़्यादा स्मोक है, गंदगी है, और अर्थ हेवीली कवर हो चुकी है इन सब चीज़ों से। ह्यूज हीप्स हैं जिसके अंदर चिल्ड्रन जो हैं वो चीज़ें पिकअप कर रहे हैं। आधे घरों में छत ही नहीं है, जो छत है वो स्मोक से ब्लैकन हो चुकी है, काली नदियां बह रही हैं, और इन सब के अपोजिट एक रिच बंदा अपनी हाई वॉल्स के अंदर ब्यूटीफुल गार्डन्स में रह रहा है, और ये सब देख के मेरा दिल कांप जाता है। सो ये उनकी प्यारी सी पोयम है। अब द वर्कर्स, वर्कर्स की कंडीशन क्या थी? एक सर्वे हुआ था 1842 में, वहाँ पे क्या रिवील किया गया था कि जो एवरेज लाइफ स्पैन था ना वर्कर का, वो बहुत ही लो था, एक्सट्रीमली लो था। आप इमेजिन करिए, एवरेज ईयर जो वर्कर की थी वो था 15 साल बर्मिंघम में, यानी कि 15 साल का बच्चा, आप बच्चा ही बोलेंगे 15 ईयर्स ओल्ड को, वो एवरेज एज थी। मतलब मोस्टली जो वर्कर्स बर्मिंघम में थे वो 15 साल की उम्र में मर जाते थे। 17 थी मैनचेस्टर में, 21 दरबार में, और मोर पीपल डाइड एट यंगर एज। मतलब आप ये देखिए, नई इंडस्ट्रियल सिटीज़ की वजह से बहुत यंग एज में लोग मर जाते थे। और विलेजेस में भी फिर भी इनकी लाइफ का स्पैम ज़्यादा था। हाफ ऑफ द चिल्ड्रन जो थे वो सरवाइव नहीं कर पाते थे 5 साल से ज़्यादा। जो सिटीज़ में पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी वो इसलिए नहीं इंक्रीज हो रही थी कि वहाँ बच्चे ज़्यादा पैदा हो रहे थे, वो इमिग्रेंट्स की वजह से, जो लोग वहाँ पे आके रह रहे थे, इस वजह से इंक्रीज हो रही थी। डेथ प्राइमरी कॉज, जो डेथ का जो प्राइमरी कॉज था एक तरीके से, वो किससे कॉज होता है? वो होता है एपिडेमिक्स ऑफ डिसीज से, दैट स्प्रेंग फ्रॉम पॉल्यूशन ऑफ वाटर। अब वहाँ पे पॉल्यूशन है किसका? वाटर का, कॉलेरा का, टाइफाइड का, और मतलब एयर के अंदर ये सारी चीज़ें थी, और कई सारी प्रॉब्लम्स थी जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस वगैरह। ये सब जो था, ये वन ऑफ द इसका रीज़न था। अब मोर देन 31,000 पीपल जो थे ना वो मर चुके थे कॉलेरा की वजह से 1832 में। लाइक 31,000 से ज़्यादा पीपल डाई हो चुके थे कॉलेरा से। अब अगर हम लेट 19th सेंचुरी की बात करें तो जो म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ हैं वो नेग्लिजेंट थी इन सब प्रॉब्लम्स को लेके। उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता था कि ये सारी प्रॉब्लम्स भी लाइफ में हैं। अब वुमेन, चिल्ड्रन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, इन तीनों का क्या हाल था? तो जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था वो एक इस समय से गुजर रहा था जहाँ पे इम्पॉर्टेंट चेंजेस हो रहे थे, और चिल्ड्रन और वुमेन की लाइफ में भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चेंजेस हो रहे थे। जो चिल्ड्रन थे ना, रूरल पुअर लोगों के, गांव के लोगों के, वो पहले से ही घरों में काम करते आए थे, फार्म्स में काम करते हुए आए थे, और जो उनके पेरेंट्स थे अपने सामने ही उनको रखते थे, अपने सामने ही काम करवाते थे। और जो विलेजेस में वुमेन थी वो एक्टिवली इन्वॉल्व थी फार्म वर्क में, मतलब वो लाइव स्टॉक चलाती थी, फायरवुड गैदर करती थी, स्पिनिंग वगैरह किया करती थी। अब जो वर्क था फैक्ट्रीज में, वो लगभग बहुत ही ज़्यादा वर्क हुआ करता था, अनब्रोकन आवर्स, बहुत ज़्यादा घंटों का काम हुआ करता था, और स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होता था वहाँ पे। काम सही से नहीं करो तो शार्प फॉर्म्स ऑफ पनिशमेंट होती थी। वो बिल्कुल डिफरेंट था उनके गांव से। अर्निंग जो थी वुमेन और चिल्ड्रन की वो बहुत नेसेसरी थी, क्योंकि मेन के सिंपल वेजेस से परिवार नहीं चल रहा था। जैसे जैसे मशीनरी स्प्रेड हुई, फ्यूअर वर्कर्स की ज़रूरत पड़ती रही, और इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो प्रेफर करते थे वुमेन या चिल्ड्रन को, क्योंकि वो पुअर वर्किंग कंडीशन से कम इरिटेट होती थी, लोअर वेजेस से कम इरिटेट होती थी एज़ कम्पेयर टू मेन। तो उनको बहुत ही लार्ज नंबर में एम्प्लॉय कराया जाता था। जैसे कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गया, जैसे कि कहाँ पे, लैंकशायर में और यॉर्कशायर में। और जो वुमेन थी वो मेन वर्कर्स कहाँ पर थी? सिल्क इंडस्ट्रीज़ वगैरह में, लेस मेकिंग में, निटिंग इंडस्ट्रीज़ में, और अदर इंडस्ट्रीज़ में। ये देखिए एक वुमेन है जो वर्क कर रही हैं ब्यूटिफुली। अब जो वुमेन थी गिल्ड बटन फैक्ट्री में, वो आप ये देखिए लगभग वहाँ पे 2/3 जो थी वो वुमेन और चिल्ड्रन ही थे। मेन को एक वीक काम करने पे 25 शिलिंग्स मिलते थे, वहीं वुमेन को सिर्फ 7 शिलिंग्स मिलते थे, और चिल्ड्रन को ओनली 1।
और सेम आवर ऑफ वर्क होता था। आप ये देखिए, वुमेन को 1/3 से भी कम पैसा मिल रहा है, लगभग 1/4 ही आप समझ लो, और वो सेम आवर ऑफ वर्क किया करती थी। अब जो मशीनरी थी, जैसे कि कॉटन स्पिनिंग जेली हो गया था, वो उसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया था कि चाइल्ड वर्कर इजीली उस पे वर्क कर सके। अब चिल्ड्रन को एम्प्लॉय करते थे टेक्सटाइल फैक्ट्रीज में, क्योंकि वो बहुत उनकी हाथ पैर बहुत छोटे छोटे होते थे, आराम से वो टाइटली पैक मशीनरी के बीच में मूव कर जाते थे। लॉन्ग आवर ऑफ वर्क होता था। इवन संडेज को भी मशीनरी क्लीन करने के लिए बुलाया जाता था। बच्चों के हाथ कई बार मशीन में अटक जाते थे और उनके हाथ टूट जाया करते थे, उनके हाथ क्रश हो जाया करते थे। कुछ के बाल अटक जाया करते थे और बाल खींचने की वजह से पूरा बच्चा मशीन में पिस जाता था। और कई बार इतना थक जाता था कि बच्चा बेहोश ही हो जाता था, और कई बार मशीन पे बेहोश होने की वजह से उसकी डेथ हो जाया करती थी। वो बेचारा बच्चा पूरा बुरी तरीके से उस मशीन्स में क्रश हो जाता था। इतनी बुरी कंडीशन थी वहाँ की। इस पार्ट को हम यहीं तक रखते हैं। इसका अगला पार्ट हम कवर करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन या क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेरी एज सून एज पॉसिबल। So thank you so much. Meet you all in my next video. Thank you.